डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम चैप्टर 5 जिसका कि नाम है घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप घर्षण के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं। 9th-10th क्लास में भी आपने फिजिक्स अर्थात जो साइंस की बुक थी उसके फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ा था, लेकिन अब हम यहाँ दोबारा से आपको घर्षण के बारे में जिक्र करेंगे। तो घर्षण की एक सिंपल डेफिनेशन है, आपको इस तरह से याद रखना होगा, ना कि बच्चों की तरह। ये है, यदि कोई दो पिंड परस्पर संपर्क में हो, कोई भी दो पिंड क्या है संपर्क में हो, तो पिंडों का वह गुण जिसके प्रभाव से उनके मध्य उनके स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्शीय प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है एवं एक पिंड को दूसरे पिंड पर गतिशील होने से रोकता है, घर्षण कहलाता है। एवं उपस्थित बल घर्षण बल कहलाता है। यानी एक तो पिंड ये है और यह किसी दूसरे पिंड पर रखा हुआ है, तो इन दोनों सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होगा जिसे हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। ये दोनों सतह जो इन पिंडों की दोनों सतह जो ए और बी पिंड हैं, इनकी सतह के बीच में एक बल उत्पन्न होगा जो कि क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। लेकिन वह बल काम क्या करता है, अगर हम बी को स्थिर रखें और ए को इस पी की डायरेक्शन में खींचें, तो आप देखेंगे कि आप पी की दिशा में खींचोगे तो इन दोनों सतहों के मध्य एक बल लगेगा जो कि इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा। एक बल लगेगा जो कि इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा, जिसको हम F से व्यक्त करें, और यही क्या है, घर्षण बल कहलाता है। यह क्या होगा, F घर्षण बल। तो ये क्या है, दोनों जो सतह हैं A और B जो पिंड हैं, इन दोनों की सतहों के मध्य लगता है। लगेगा तब जब इसको A पिंड को अगर हम गति प्रदान करें, मान लीजिए A पिंड को P बल के द्वारा खींचा जा रहा है, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में जो बल लगेगा जिसको हमने F नाम दिया, वह घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ोगे। ये घर्षण 3 प्रकार का होता है। एक तो स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सीमांत घर्षण और तीसरा गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण की अगर हम चर्चा करें तो ये क्या है कि जब पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं तो लगता है। यानी यदि दो रुच्छ पिंड का मतलब होता है एक खुरदरा पिंड, यानी इसकी सतह क्या हो, खुरदरी हो, ना कि चिकनी हो। तो यदि दो रुच्छ पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हो, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो और संतुलन में हो, यानी हम ये कहें कि नत तल पे झुका हुआ एक पिंड लें, ये एक तल है जो कि खुरदरा है, और इस पर यहाँ एक पिंड रखा हुआ है और यह भी क्या है, नीचे की तरफ से खुरदरा है। और ये क्या है, एक दूसरे, देखिए ये क्या है, दोनों इन दोनों की सतह, एक तो ये मान लीजिए फर्श कह सकते हो या कोई तल कहें, दूसरा ये पिंड, इस पिंड की सतह जो निचली सतह है ना, ये खुरदरी है। अब दोनों क्या है कि स्थिर अवस्था में है, सीमांत संतुलन की अवस्था में है। इसका मतलब ये सीमांत संतुलन से मतलब है कि ये गिरने वाले नहीं है, केवल और केवल इस कंडीशन में रखे हुए हैं, नीचे की तरफ पिंड नहीं लुढ़क रहा है। ये घर्षण बल की वजह से यहाँ रुका हुआ है इस तल AB पर, इस तल AB पर ये जो पिंड रखा हुआ है C, यह संतुलन की स्थिति में, न कि नीचे की तरफ ये लुढ़क रहा। तो देखेंगे यदि रुच्छ पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हो तथा संतुलन में हो, यानी स्पर्श भी कर रहे हो और वो संतुलन में हो, तो उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर इस AB को एक पिंड माने और C जो है इसको दूसरा पिंड माने, अब AB जो पिंड है, या ये कहें कोई स्पेशल नाम AB तल कह दो, AB जो तल है इस पिंड का, AB का कोई तल है जिस पर एक पिंड C रखा हुआ है,
लेकिन क्या है, संतुलन की स्थिति में ऐसा नहीं है कि ये लुढ़कने वाला हो। ये क्या है, लुढ़क नहीं रहा है, केवल संतुलन की स्थिति पे इस पे रखा हुआ है। तो यहाँ जो बल लगता है, यहाँ जो घर्षण बल होता है वह स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। केवल संतुलन की अवस्था में रखे हुए दोनों पिंड, तो उस स्थिति में क्या है, वो स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। दूसरा होता है सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण की अगर हम बात करें तो यदि दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हों तथा एक दूसरे पर फिसलने वाले ही हों, यानी एक ऐसी स्थिति हो कि जैसे यहाँ पहली कंडीशन में तो हमने स्थैतिक घर्षण में तो कहा कि ये सी जो पिंड है वह इस AB पर क्या है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये ऐसी कंडीशन में रखा हुआ है AB तल पर कि बस लुढ़कने ही वाला है, लुढ़कने ही वाला, यानी लुढ़क नहीं रहा लेकिन लुढ़कने ही वाला हो, तो उस स्थिति में जो स्पर्श बिंदु पर बल उत्पन्न होगा उसे हम उस महत्तम मान को सीमांत घर्षण बल कहेंगे। दोबारा सुने कि दो पिंड क्या है, एक दूसरे पर संतुलन की स्थिति में तो हों, लेकिन इस तरह से हों कि बस ये ऊपर जो रखा हुआ पिंड है क्या है कि गति करने ही वाला है, यानी जैसे ये लुढ़कने वाला हो तो उस स्थिति में जो बल लगेगा वह है सीमांत घर्षण कहलाएगा। जैसे कि ये कोई तल है, अगर हम ये कहें यहाँ कि ये जो कैप है अपने पास, तो ये कैप क्या है कि अभी देखो थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे कि ये जो पिंड रखा हुआ है अभी, या हम ये डस्टर लें तो आप देखेंगे कि यह जो डस्टर है ये नत तल है, ये तो एक नीचे वाला तल तो एक तल है और ऊपर जो डस्टर रखा है ये दूसरा, या ये कहें नीचे वाला जो है ये एक पिंड है, ऊपर जो डस्टर है वह दूसरा पिंड है। तो अब आप देखेंगे कि इस स्थिति में क्योंकि ये गिर ही नहीं रहा है डस्टर, तो इस स्थिति में तो केवल और केवल स्थैतिक घर्षण उत्पन्न होगा इस डायरी के और इस डस्टर के तल के बीच। लेकिन अब जैसे ही हम ये कहें कि थोड़ा सा और झुकाएं, थोड़ा सा और झुकाएं, झुकाने पर देखा आप कि ये जो डस्टर है जैसे ही लुढ़कने वाला होगा, जैसे ही लुढ़कने वाला होगा, अब जैसे कि ये गति उत्पन्न होने वाली है जैसे इस डस्टर के अंदर, देखेंगे आप इसमें कि जैसे ये लुढ़कने वाला होगा ना, तो उस स्थिति में लुढ़कने से पहले की स्थिति में, लुढ़कने से पहले की स्थिति में आप देखेंगे कि ये डस्टर है ना इस पोजीशन में, लेकिन जैसे ही ये लुढ़कने वाला है तो लुढ़कने से पहले मान लो अभी ये जस्ट थोड़ा सा और अगर इसको ढलान दें तो ये गिर जाएगा यहाँ से, तो गिरने से पूर्व की स्थिति में जो बल उत्पन्न होगा वह बल सीमांत घर्षण कहलाता है। तो यही हमने बताया कि यदि दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हों तथा एक दूसरे पर फिसलने वाले ही हों, यानी दोनों पिंड क्या है, यानी एक पिंड दूसरे पर फिसलने वाला ही हो, तो उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल का मान महत्तम होता है। यानी उस समय घर्षण बल का जो मान होगा, जैसे ही फिसलने वाला होगा तो उस समय जो घर्षण बल का मान होगा वो महत्तम होगा, जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। अब एक और होता है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण जैसे कि अभी देखा था आपने कि डस्टर क्या है, गति कर रहा था, तो गति के दौरान जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे फिर हम गतिक घर्षण कहते हैं। यदि एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसल रहा हो तो ऐसी अवस्था में स्पर्श बिंदु पर विपरीत दिशा में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। यानी ये जो सी पिंड है वो नीचे की तरफ गिरने वाला है, तो इसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा इसको हम क्या नाम दे देंगे, इस बल को जो विपरीत दिशा में लगा हुआ है इसको गतिक घर्षण नाम देंगे। अब एक होता है घर्षण कोण। अब देखो घर्षण कोण क्या होता है, मान लीजिए एक पिंड रखा हुआ है, यहाँ किसी भी तल पर एक पिंड रखा हुआ है, तो पिंड रखा है तो इसका भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, लेकिन इस W भार के कारण इसके जस्ट विपरीत दिशा में एक बल लगेगा जिसे अविलंब प्रतिक्रिया बल R कहते हैं।
अविलंब प्रतिक्रिया बल आर कहते हैं। अब अगर हम इस पिंड को पी बल द्वारा राइट साइड में जैसे इसको खींचे, पी बल के द्वारा इसको राइट साइड में क्या करें, खींचे, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में एक बल और कार्य करता है जिसे हम महत्तम घर्षण बल के नाम से जानेंगे, और आपको वैसे भी बता दिया। तो ये जो बल F कार्य करेगा, इस P को इधर राइट साइड में खींच रहे हैं तो लेफ्ट साइड में एक बल कार्य करेगा F। तो अगर F और R की जो F और जो R है इसका परिणामी दोनों का क्या हो, S हो, तो इस परिणामी S और R के मध्य जो कोण बनता है ये लैम्डा, यही घर्षण कोण कहलाता है। तो यही हमने आपको कहा है यहाँ, यदि महत्तम घर्षण बल F और अविलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी S हो, जिसे परिणामी प्रतिक्रिया कहते हैं, S को क्या नाम देते हैं, परिणामी प्रतिक्रिया। तो इस स्थिति में S और R के मध्य कोण लैम्डा घर्षण कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा वहां इस डायग्राम में, लैम्डा क्या कहलाएगा, घर्षण कोण। एक और बात आती है घर्षण गुणांक, जिसको म्यू से व्यक्त करते हैं। यदि एक पिंड दूसरे पिंड के परस्पर संपर्क में सीमांत संतुलन में हो, सीमांत संतुलन की अवस्था में हो, सीमांत संतुलन से मतलब अभी समझाया आपको कि जस्ट लुढ़कने ही वाला हो, ये पिंड एक पिंड दूसरे पर क्या है, लुढ़कने वाला हो, तो उसे हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहेंगे। तो समझेंगे यहाँ, यदि एक पिंड दूसरे पिंड के परस्पर संपर्क में सीमांत संतुलन में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर महत्तम घर्षण बल F एवं अविलंब प्रतिक्रिया R, यानी F और जो R है, ये F है और ये ऊपर की तरफ R है, के मध्य अनुपात अचर होता है। इनके बीच का जो अनुपात होता है वह कैसा रहता है, अचर। सॉरी, दोबारा समझे। यदि एक पिंड दूसरे पिंड के परस्पर संपर्क में सीमांत संतुलन में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर महत्तम घर्षण बल F एवं अविलंब प्रतिक्रिया R, जो महत्तम घर्षण बल होता है F और जो अविलंब प्रतिक्रिया R होता है, इनका अगर अनुपात निकालें तो वो अचर होता है और इसे घर्षण गुणांक कहते हैं और म्यू से व्यक्त कर देते हैं। अर्थात म्यू जो होता है ना, म्यू F अपॉन R के बराबर होता है, तो यहाँ से F निकाले तो म्यू R आएगा, इसको घर्षण गुणांक कहते हैं। लेकिन यहाँ म्यू को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि पिंड चिकना हो, चिकने पिंड के लिए तो क्या होता है, म्यू का मान 0 होता है, लेकिन रुच्छ हो, रुच्छ का मतलब पूर्ण रूप से खुरदरा हो, तो उसके लिए म्यू का मान 1 होता है। ये आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चनों में काम आएगा। तो अब हम बात करेंगे इसमें घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के मध्य संबंध, यानी घर्षण कोण और जो घर्षण गुणांक होता है इसके बीच में जो संबंध है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कि यह जो घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के मध्य संबंध है, उसके लिए ये डायग्राम हम आपको अभी बता चुके हैं कि कोई पिंड है, वह किसी सतह पर रखा हुआ है, तो इस पिंड का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और अविलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। यदि हम इस पिंड को P बल के द्वारा दाईं तरफ खींच रहे हैं तो एक विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा, जिसको F के द्वारा व्यक्त किया गया है। यदि F और R का परिणामी S हो, जो कि R के साथ लैम्डा कोण बनाता है, और S और देखिए यदि ये लैम्डा कोण है, आप जानते हैं कि ये जो F और R की दिशा है वो 90 डिग्री पर है, तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। तो इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक की बात करेंगे। हम जानते हैं कि यदि दो पिंड सीमांत संतुलन में हों तो F = μr होता है। अभी इस रिजल्ट को हम आपको बता चुके हैं। यदि S परिणामी प्रतिक्रिया बल है, S क्या है, परिणामी प्रतिक्रिया बल है F और R का, तब बलों को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर S cos लैम्डा = R। देखिए ये जो R की डायरेक्शन है ना, R की डायरेक्शन, इस R की जो डायरेक्शन है वह है उसके साथ में, यानी R की दिशा में ये S कितना एंगल बना रहा है, R की दिशा में S लैम्डा कोण बनाता है, तो S cos लैम्डा है वो किसके इक्वल होगा, R के।
तो ये लिख दिया एस कॉस लैम्डा इज इक्वल टू आर। तो ये तो हो गया आर की दिशा में घटक एस का। अब हम निकालें इसको एफ की दिशा में। तो आप देखेंगे कि ये जो एफ है ना, एफ इस डायरेक्शन में निकालोगे तो हमने आपको बताया है जिस दिशा में भी घटक निकालना हो तो कॉस लिया। कॉस देखो, जब एस का और आर के बीच में जो एंगल है ना लैम्डा, तो कॉस लैम्डा अगर हमें जिस दिशा में भी घटक निकालना है उसके साथ में क्या लेते हैं, कॉस इंटू में जो एंगल बनता है एस और आर के बीच में लैम्डा है तो लैम्डा लिखा जाएगा एस कॉस लैम्डा। और एस और एफ के लिए निकालना है तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस लैम्डा। लेकिन एस को आप एफ की दिशा में रोटेट करते हुए निकाल रहे हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एस कॉस 90 माइनस लैम्डा। अब ये एस कॉस 90 माइनस होता है साइन, तो इसको साइन लैम्डा लिखेंगे एस साइन लैम्डा जो कि एफ के इक्वल है। तो यही हमने लिखा है एस साइन लैम्डा इज इक्वल टू एफ, लेकिन एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों को अगर वर्क करके जोड़ दिया जाए तो एस स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में रहा, यहाँ आर स्क्वायर और ये म्यू आर का भी स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा तो एस स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर रह जाएगा यहाँ से। अब हम इसका स्क्वायर रूट लें तो एस स्क्वायर का एस और आर स्क्वायर का आर और 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट में बनेगा। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दिया। तो ये क्या है, एस आर म्यू में संबंध है। लेकिन वैसे ही हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएं, 2 में 1 का भाग लगाएं तो एस साइन में एस कॉस का भाग लगाएंगे, एस कैंसिल होगा तो साइन अपॉन कॉस आएगा जो कि 10 बनेगा। और म्यू आर में इस आर का भाग लगाएंगे, आर कटेगा तो म्यू बचेगा। तो ये क्या हो गया, म्यू जो कि घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक यहाँ से मतलब ये निकला कि जो घर्षण गुणांक है वह जो घर्षण कोण होता है ना यहाँ लैम्डा, उसके 10 के बराबर होता है। स्पर्श जा 10 यानी स्पर्श जाके यानी लैम्डा के स्पर्श जाके बराबर होता है ये म्यू। अब एक और होता है घर्षण शंकु। तो घर्षण शंकु के बारे में देखिए, जब दो रुच्छ पिंड परस्पर संपर्क में हो और दो रुच्छ पिंड संपर्क में हो, मान लीजिए एक पिंड तो ये है और दूसरा पिंड और हो, इस पर कोई भी या तो कर्व की फॉर्म हो सकता है या सिंपल इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं तो ये होगा यहाँ पर अवलंब प्रतिक्रिया आर। तो देखेंगे जब दो रुच्छ पिंड परस्पर संपर्क में हो तथा संपर्क बिंदु ओ हो तो वह शंकु जिसका कंडीशन, जिसका ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। शीर्ष तो ओ है, शंकु का शीर्ष क्या हो, ओ पॉइंट पर हो। अक्ष ओ बिंदु पर ओवेनिष्ठ अविलंब हो। ओ बिंदु पर ओवेनिष्ठ अविलंब का मतलब इन दोनों का जो ओवेनिष्ठ पॉइंट है इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इस पर क्या हो, ये लंबवत हो। अक्ष शंकु की अक्ष क्या हो, लंबवत। वैसे यहाँ आर ही रहेगी, जो अविलंब प्रतिक्रिया आर की जो दिशा होती है या अवलंब प्रतिक्रिया बल जो आर होता है वह शंकु की अक्ष को व्यक्त करेगा। तीसरा अर्ध शीर्ष कोण लैम्डा हो। जैसे यहाँ जो एस है ना, एस आर के साथ जो कोण बनाता है वह लैम्डा होता है, तो ये अर्ध शीर्ष कोण क्या हो, लैम्डा। तो इस तरह से यहाँ जो भी शंकु बनेगा, इस तरह से यहाँ जो भी शंकु बनेगा वह घर्षण शंकु कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, घर्षण शंकु। तो इसमें ये था घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के मध्य संबंध जो कि 3 और 4 से व्यक्त होता है, और ये थी अभिघर्षण शंकु की डेफिनेशन। स्टूडेंट यहाँ कुछ अभी घर्षण के नियम और हैं, और वो नियम है, पहला है घर्षण की दिशा। घर्षण की जो दिशा है वो पिंड के फिसलने की दिशा के विपरीत होती है। यानी अभी आपको डायग्राम जो बताया था कि ये जो पिंड है इस बाईं तरफ फिसल रहा है, नीचे की तरफ फिसल रहा हो, इस डायरेक्शन में फिसल रहा है तो घर्षण बल इसके जस्ट विपरीत दिशा में लगेगा। पी की तरफ फिसल रहा है तो एफ क्या है, इधर विपरीत दिशा में इसके घर्षण बल कार्य करता है। दूसरा है इसमें कि एक सीमा तक घर्षण बल का परिमाण पिंड को ठीक गतिशील होने से रोकने के लिए आवश्यक बल के बराबर होता है। यानी जो ये जो घर्षण बल का परिमाण है ना,
वह पिंड को नीचे की तरफ, घर्षण बल का जो परिमाण है, ये जो घर्षण बल का परिमाण होता है वह पिंड को नीचे की ओर फिसलने से रोकता है। जैसे ये अवलंब प्रतिक्रिया R है। तो यहाँ आपको बताया कि एक सीमा तक घर्षण बल का जो परिमाण है, यानी जो बल F है ना, वह पिंड को नीचे की ओर फिसलने से रोकने का प्रयास करता है। तीसरा है, घर्षण बल का जो परिमाण है वह सीमित है और यह अधिकतम बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। यानी जो घर्षण बल का मान है ना, अभी आपको समझाया था कि ये लुढ़कने ही वाला हो। दूसरी कंडीशन जो कि आपको बताई थी हमने घर्षण के प्रकार के बारे में, कि ये लुढ़कने ही वाला हो ना, तो उस कंडीशन में सीमांत संतुलन की स्थिति होती है। तो यही कहा है, घर्षण बल का परिमाण सीमित है, यह अधिकतम बल के सीमांत घर्षण, यह अधिकतम बल सीमांत घर्षण कहलाता है। तो चौथा जो पॉइंट होगा वो है, यानी अभी इनको सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उन्हीं के ऊपर जनरलाइज कर दिया है। सीमांत घर्षण बल सतहों के मध्य अवलंब प्रतिक्रिया बल के साथ एक अचर अनुपात म्यू रखता है, के साथ एक अचर अनुपात म्यू रखता है। यानी अभी इस म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर का हम जिक्र कर चुके थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो म्यू होता है वह एफ अपॉन आर के इक्वल होता है। एक है ये अवलंब प्रतिक्रिया बल के अपरिवर्तित रहने तक, जो अवलंब प्रतिक्रिया बल है ना ये आर, इसके अपरिवर्तित, यानी ये बदले नहीं, इस आर का मान नहीं बदले, इसके अपरिवर्तित रहने तक स्पर्श करने वाली सतहों के मध्य घर्षण बल का परिमाण सतहों के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी जब तक आर अपरिवर्तित रहेगा तब तक क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच, एक तो ये तल, दूसरा ये जो पिंड रखा है, इनके बीच जो सतह बनी हुई हैं और जो क्षेत्रफल बना हुआ है उन पर डिपेंड नहीं होता। अगला है, पिंड की गतिशील अवस्था में भी घर्षण बल क्रियाशील रहता है। यानी यहाँ ये पिंड क्या है, लुढ़कने वाला हो तो भी, ये जो पिंड है लुढ़कने वाला है तब भी क्या है, यहाँ एक घर्षण बल लगता है, जिसको वैसे आप गतिक घर्षण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।